नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का थ्योरी ऑफ मशीन की इस दूसरी मैराथन क्लास में, जहां पर हम थ्योरी ऑफ मशीन के कुछ ललन टॉप लेवल के क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले वो थ्योरी ऑफ मशीन में वे कौन से क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए जिससे आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकें और थ्योरी ऑफ मशीन ये जो सब्जेक्ट है इसको अच्छे नंबरों से पास कर सके। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है थ्योरी ऑफ मशीन की मैराथन क्लास का तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और सेशन अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो में छोड़ा था देन उसी के आगे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और आपका चैप्टर 2 आता है जिसका नाम है काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस, जिसको हम हिंदी में शुद्ध गति विश्लेषण या संश्लेषण के नाम से जानते हैं। यहाँ से दो डेफिनेशन पूछी जाती हैं। पहला एनालिसिस क्या होता है जिसको हम विश्लेषण कहते हैं, और दूसरा सिंथेसिस क्या होता है जिसको हम हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको विश्लेषण यानी कि एनालिसिस के बारे में बताते हैं कि आखिर एनालिसिस क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं एनालिसिस की तो एनालिसिस के अंतर्गत किसी उपलब्ध या माने गए मैकेनिज्म या मशीन के गति संबंधी गुणों या उनके लक्षणों का जांच किया जाता है। और ये लक्षण या गुण जैसे मशीन का वेग हो गया, त्वरण हो गया, उसका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन सभी की जांच जो है वो आपकी एनालिसिस यानी कि विश्लेषण के अंतर्गत की जाती है। और बात करें सिंथेसिस की यानी कि संश्लेषण की, तो संश्लेषण का अर्थ विश्लेषण के ठीक विपरीत होता है। जो आपका सिंथेसिस होता है या संश्लेषण होता है, इसमें कुछ पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से जो निर्धारित गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनको धारण करने वाले मैकेनिज्म की रचना की जाती है। दूसरे शब्दों में हम संश्लेषण को एक डिजाइन संबंधी प्रक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से सारी जो चीज़ें हैं वो पूर्व निर्धारित होती हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करके जो है मैकेनिज्म की रचना की जाती है। तो आई होप आपको एनालिसिस एंड सिंथेसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से केवल इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी आपके लिए सारी चीज़ें हैं, इसको आप बाद में भी पढ़ के समझ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे ये आता है मैकेनिज्म में लिंक का वेग ज्ञात करने की विधियां। दो विधियां होती हैं जिसमें से आपकी जो आपका वेलोसिटी डायग्राम मेथड, ये काफ़ी बार पूछा आपके सेमेस्टर एग्जाम में जाता है, और जो आपका एनालिटिकल मेथड है ये भी कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ जाता है। तो एनालिटिकल मेथड पे बात करते हैं कि विश्लेषिक विधि या एनालिटिकल मेथड क्या होता है। देखिए, बात कर रहे हैं हम एनालिटिकल मेथड की, तो यह वेग ज्ञात करने की एक विधि होती है जिसका प्रयोग सरल स्थितियों में किया जाता है और ये हमारे लिए लाभदायक होता है। यानी कि जो आपका एनालिटिकल मेथड होता है इससे हम वेग ज्ञात करते हैं, और जहाँ पर हम काफ़ी इजी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, परंतु जटिल स्थितियों में इस विधि का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। और आज के समय में ये जो आपकी विधि है एनालिटिकल मेथड, इसका जो प्रयोग है वो बिल्कुल ना के बराबर किया जाता है, परंतु इस अध्याय में हम पिस्टन का वेग तथा संयोजक क्षण यानी कनेक्टिंग रॉड का वेग त्वरण ज्ञात करने के लिए विश्लेषणिक विधि का ही हमें अध्ययन करना है। एनालिटिकल मेथड आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये सिलेबस में दिया है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए एनालिटिकल मेथड क्या होता है। एनालिटिकल मेथड की बात कर रहे हैं तो यह वेग ज्ञात करने की एक जो है आपकी विश्लेषणिक यानी कि एनालिटिकल मेथड होता है जिसका प्रयोग सरल स्थितियों में किया जाता है, परंतु जटिल स्थितियों में वेग ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता। और आज के समय में इस विधि का जो प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर किया जाता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी डायग्राम मेथड की। ये कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर में कि वेलोसिटी डायग्राम मेथड क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं वेलोसिटी डायग्राम मेथड की तो किसी मैकेनिज्म को रेखा चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है जिसमें प्रत्येक कणी को एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो आपका मैकेनिज्म होता है उसको हम रेखा के चित्र के द्वारा यानी कि लाइनों के द्वारा दिखा सकते हैं, और जिसमें जो है वो कड़ियों की द्वारा एक सरल रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। किसी लिंक पर
लिंक पर किसी भी बिंदु की गति को वेग सदिश द्वारा दिखाया जाता है, यानी कि लिंक पर किसी पॉइंट पर जब गति होगी तो उसको वेलोसिटी वेक्टर के द्वारा दिखाया जाता है। और वेग सदिशों से की सहायता से बने इन आरेखों को वेग आरेख यानी कि वेलोसिटी डायग्राम कहा जाता है। और ये जो विधि कहलाती है वो आपकी वेलोसिटी डायग्राम मेथड कहलाती है। एक बार फिर से देख लीजिए कि लिंक पर किसी भी बिंदु की गति को वेग सदिश द्वारा दिखाया जाता है। वेग सदिश की सहायता से बना ये आरेख वेग आरेख कहलाता है और बनाए गए इस आरेख के मेथड को ही हम वेलोसिटी डायग्राम मेथड कहते हैं। यह एक सरल विधि होती है तथा इसकी सहायता से जटिल स्थितियों में भी कड़ियों का जो है वेग है वो आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए इस विधि का जो प्रयोग है वो अधिकतर किया जाता है। और ये विधि जो है आपकी दो प्रकार की होती है, जिसमें से पहला तात्क्षणिक केंद्र विधि आपने पढ़ा होगा कि इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपका न्यूमेरिकल आता है। और दूसरा आपका होता है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। क्या होता है दोनों चीज़ देख लीजिए। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड जो है इसको पढ़ लीजिएगा, इस पे जो न्यूमेरिकल है उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पे आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है निकालने को कभी कभी सेमेस्टर एग्जाम में दे देता है। तो क्या होता है तात्क्षणिक केंद्र विधि, चलिए आपको बताते हैं। देखिए यदि कोई बॉडी किसी क्षण यानी कि किसी मोमेंट मानी हुई अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उस अक्ष को उसका तात्क्षणिक अक्ष कहते हैं, इंस्टेंटेनियस मेथड कहते हैं। देखिए इस एक्सिस कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई बॉडी, ठीक है, यदि ये बॉडी है इस पॉइंट को फिक्स मानकर इसके चारों ओर राउंड करती है तो इस एक्सिस को ही इंस्टेंटेनियस एक्सिस कहा जाता है, तात्क्षणिक अक्ष कहा जाता है। चलित अवस्था में यानी कि मूवेबल स्थिति में किसी भी कड़ी को किसी क्षण एक केंद्र पर घूमती हुई माना जा सकता है। ऐसा केंद्र पूर्ण कड़ी के सापेक्ष स्थिर रहता है तथा इसे ही इंस्टेंटेनियस सेंटर कहते हैं। यानी कि जो केंद्र होता है वो आपका जो मूव हो रही आपकी कोई बॉडी है उसकी स्थिति में उस सेंटर को फिक्स माना जाता है और यही फिक्स सेंटर आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहलाता है। ठीक है, और कड़ियों की विभिन्न स्थिति के साथ इस केंद्र की स्थिति बदलती रहती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, पहले ये यहाँ था, ये था, यहाँ से इसकी स्थिति चेंज होती रहती है। इसके जो न्यूमेरिकल है उस पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, एक दो न्यूमेरिकल लगा के ज़रूर जाइएगा। इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है वो आपको निकालने को पूछ लेता है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उसके भी बारे में आपके लिए सेमेस्टर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको क्यों छोड़े, इसको भी 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। तो इसके कुछ निम्न गुण होते हैं, जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है विन्यास के माने हुए ढांचे यानी कि स्ट्रक्चर के लिए एक रिजिड कड़ी दूसरी कड़ी के सापेक्ष तात्क्षणिक केंद्र पर घूमती है। यानी कि जो विन्यास में मानी हुई जो स्ट्रक्चर है उसमें एक जो रिजिड लिंक होती है वो दूसरी लिंक के सापेक्ष जो है वो तात्क्षणिक घूमती रहती है, इंस्टेंटेनियसली मूव करता रहता है। दूसरा पॉइंट आता है कि तात्क्षणिक केंद्र पर दो दृढ़ कड़ियाँ यानी कि दो रिजिड बॉडी एक दूसरे के सापेक्ष रेखीय गति नहीं करती हैं, यानी कि वो किसी भी प्रकार का जो लीनियर मोशन है, रेखीय गति है, वो नहीं करती हैं। इस बिंदु पर दो दृढ़ कड़ियाँ तीसरी दृढ़ कड़ी के सापेक्ष समान रेखीय गति करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो तात्क्षणिक केंद्र की किसी तीसरे फिक्स लिंक के सापेक्ष गति पहली जो आपकी लिंक होती है उसके या दूसरी लिंक पर तात्क्षणिक केंद्र यानी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर को एक बिंदु पर मानने पर उसकी गति जो है वो समान हो जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट आपकी बात करें, आपका नेक्स्ट आता है एक यंत्र विन्यास में तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या, यानी कि जो एक आपका मैकेनिज्म होता है उसमें जो आपके इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो कैसे निकाला जाता है, न्यूमेरिकल आता है, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। कि इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है n बराबर n-1/2, जहाँ n क्या है, ये आपके कड़ियों की संख्या को बताता है। जहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई 4 बार चेन मैकेनिज्म बना है तो इसमें कितनी लिंक है, 4 है, तो n की जगह आप 4 वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से आपको केंद्रों की संख्या मिल जाएगी। इसको आप इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। और वही चीज़ आपके लिए लिखी है कि एक निरुद्ध शुद्ध गति चेन में तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या दो कड़ियों के संभावित जोड़ों की संख्या के समान होती है, जहां पर कड़ियों के जोड़ों की संख्या अथवा तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या n कड़ियों के दो एक साथ लेने पर बने जोड़ की संख्या के बराबर होती है। और ये आपका फार्मूला होता है, जहां स्मॉल n क्या है, कड़ियों की संख्या को बताता है, और कैपिटल n क्या है, कैपिटल N जो है वो आपका तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या को
बताता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस। टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस में आपका जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपके 4 लिंक हैं, इन 4 लिंकों को आपस में कनेक्ट करके एक मैकेनिज़्म बनाया गया है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आपकी 4 रखी गई है। जैसे ही एन की वैल्यू 4 रखेंगे तो कैपिटल एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 6 इसके इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं, इसको आपको बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ग्रे-शार्प का लॉ। इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक लाइन का इसको समझ लीजिए कि आपका ग्रे-शार्प लॉ वगैरह क्या होता है। देखिए जब बात करते हैं ग्रे-शार्प लॉ की, तो ये कहता है कि यदि सबसे बड़ी लिंक और सबसे छोटी लिंक की जो लंबाई है उसको जोड़ दें और दो जो अन्य कड़ी हैं उसकी लंबाई को जोड़ दें, तो उनकी 2 अन्य कड़ियों की जो लंबाई है या तो उसके बराबर होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी कोई मैकेनिज़्म जो है वो ग्रे-शार्प के नियम को फॉलो करता है। इसका जो फार्मूला है वो आपका L+L, यानी कि जो आपकी लॉन्ग आपकी लिंक होती है प्लस शॉर्ट लिंक, ये आपकी छोटी होती है, 2 अन्य कड़ियों के योग के बराबर होती है या उससे छोटी होती है। अब ग्रे-शार्प नियम के जो है 3 इन्वर्जन है, इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका पहला आता है कि जब सबसे छोटी लिंक को फिक्स कर देते हैं तो हमारा डबल क्रैंक मैकेनिज़्म बनता है, यानी कि जिसमें 2 लिंक वो क्रैंक का काम करती हैं, 360 डिग्री रोटेट करती हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि जब सबसे छोटी कड़ी को हम कपलर बना देते हैं तो वहाँ पर दोहरा रॉकर यानी कि डबल रॉकर मैकेनिज़्म बन जाता है। और जब सबसे छोटी कड़ी को हम क्रैंक बनाते हैं तथा जो आपकी संलग्न कड़ी होती है उसको फिक्स कर देते हैं तो वहाँ पर क्रैंक रॉकर मैकेनिज़्म बन जाता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, आपका पूछा जाता है सेमेस्टर एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है, जिसमें आपको दे देगा कि जहाँ पर 4 कड़ियाँ हैं जिनको आपस में कनेक्ट करके एक मैकेनिज़्म बनाया गया है, क्या ये ग्रे-शार्प के नियम को फॉलो करता है या नहीं करता है, उसी के बारे में आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसको देखना पड़ता है कि यह ग्रे-शार्प के नियम को फॉलो करता है या नहीं करता है। यदि फॉलो करेगा तभी उसको आगे सॉल्व किया जाता है, अगर फॉलो नहीं करेगा तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ये ग्रे-शार्प का नियम का पालन नहीं करता है, यह किसी भी प्रकार का इन्वर्जन नहीं हो सकता। और यदि फॉलो करेगा तो उसमें तीनों कंडीशन आपको लागू होंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपका जो है 4 बार चेन मैकेनिज़्म दिखाया गया है, जिसमें एक लिंक 10 सेंटीमीटर की है, दूसरी आपकी 40 सेंटीमीटर की, तीसरी आपकी 30 सेंटीमीटर की और चौथी आपकी जो है वो 25 सेंटीमीटर मीटर की है। इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना ABCD भी नाम दे सकते हैं, जो आपको उचित लगे। तो इसमें जो है 4 कड़ियाँ दिखाई गई हैं, यानी कि 4 लिंक को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें अलग-अलग सभी लंबाइयाँ दिखाई गई हैं। अब सबसे पहले ग्रे-शार्प का नियम क्या कहता है कि जो सबसे बड़ी कड़ी होगी और जो सबसे छोटी कड़ी होगी, उनका जो जोड़ होगा 2 अन्य कड़ियों के जोड़ से यदि छोटा होगा तो वो आपका जो है ग्रे-शार्प के नियम को फॉलो करता है। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये ग्रे-शार्प के नियम को फॉलो करता है या नहीं। सबसे बड़ी कड़ी होगी जो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे बड़ी जो आपकी लिंक कही जाएगी। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है। दूसरा सबसे छोटा यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 10 सेंटीमीटर, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा L+S बराबर 50 सेंटीमीटर और 2 अन्य कड़ियाँ बचती हैं, इसको जब ऐड करेंगे तो 55 सेंटीमीटर आता है। तो ये इसको हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये जो आपका इन्वर्जन है वो ग्रे-शार्प के नियम को फॉलो करता है, क्योंकि 2 जो आपकी छोटी और बड़ी लिंक का जोड़ है वो 2 अन्य कड़ियों के जोड़ से छोटा है। जहाँ पर ये 50 आता है, ये 55 आता है, तो ये ग्रे-शार्प के नियम को फॉलो करेगा। तो इसमें 3 प्रकार के इन्वर्जन होंगे। सबसे पहला फर्स्ट इन्वर्जन होता है कि जब सबसे छोटी कड़ी को फिक्स कर देते हैं, यानी कि जब 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट फिक्स कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका डबल जो आपका क्रैंक मैकेनिज़्म बनता है। इसमें 2 क्रैंकों की लंबाइयाँ 25 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर जब हम 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट फिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर हमें डबल क्रैंक मैकेनिज़्म बनता है, जिसमें से एक क्रैंक आपका 25 सेंटीमीटर का होता है, ये वाला पार्ट आपका एक क्रैंक बनता है, और दूसरा आपका जो है 40 सेंटीमीटर वाला पार्ट एक क्रैंक बनता है। अब क्रैंक का मतलब होता है जो पूरा राउंड कर जाए, यानी कि जो लिंक 360 डिग्री रोटेट कर जाती है उसे ही हम क्रैंक करते हैं। तो ये आपका पहला इन्वर्जन हो गया। दूसरा आपका इन्वर्जन कहता है कि जब सबसे छोटी कड़ी
से संलग्न कड़ी, यानी कि जब सबसे छोटी कड़ी से जुड़ने वाली जो दो कड़ियां हैं जो कि 25 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, इसमें से किसी एक को फिक्स कर देते हैं तो हमें वहां पर क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बन जाता है। और इस मैकेनिज्म में क्रैंक जो है वो पूरा चक्कर लगाता है, 360 डिग्री रोटेट करता है। ये आपका सेकंड इन्वर्जन होता है। और थर्ड इन्वर्जन कहता है कि जब सबसे छोटी कड़ी को हम क्रपलर बना दें। क्रपलर का मतलब है कि जो 360 डिग्री रोटेट ना करे, हाफ रोटेट करे 180 डिग्री, उसे हम क्रपलर कहते हैं। तो जब सबसे छोटी कड़ी को हम क्रपलर बना देते हैं तो वहाँ पर हमें डबल रॉकर मैकेनिज्म बनता है। और इसमें जब जो सबसे छोटी कड़ी होती है उसके सामने वाली कड़ी की लंबाई को फिक्स कर दिया जाता है जो कि 30 सेंटीमीटर की है। इसको फिक्स कर देते हैं तो हमें डबल रॉकर मैकेनिज्म मिल जाता है। तो ये आपका ग्रेसाफ का नियम था। इसके न्यूमेरिकल थे कि किस प्रकार से सारी कंडीशन बनती हैं। और इसको मैंने आपको जैसा कि पीछे बताया था, ये आपका क्वेश्चन 2016 और 18 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपसे पूछा था कि यंत्र विन्यास का संश्लेषण करिए, यानी कि काइनेमेटिक सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म के बारे में आपसे पूछा गया था। तो इसमें देखिए, इसको हम 3 प्रकार से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं कि किसी भी संश्लेषण समस्या को 3 प्रकार से या 3 पार्टों में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला आपका आता है जिसमें आपका टाइप सिंथेसिस आता है, जिसमें आपके लिंक, कैम, चेयर, जो आपकी गियर, चेन वगैरह, पट्टा वगैरह होते हैं, जिसको हम वो आपका टाइप सिंथेसिस के कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा आपका आता है नंबर सिंथेसिस और तीसरा आपका आता है डायमेंशन सिंथेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो है टाइप सिंथेसिस क्या होता है। तो इसमें हम जब बात करते हैं टाइप सिंथेसिस की, जिसको हम प्रकार संश्लेषण कहते हैं, इसके अंतर्गत मैकेनिज्म की रचना संबंधी कई सारी यूनिट वगैरह आती हैं, जिसमें आपका लिंक आता है, कैम आता है, गियर आते हैं जितने भी प्रकार के होते हैं, चेन आता है, या आपका बेल्ट वगैरह यानी कि पट्टा वगैरह, सारी चीज़ों का निर्धारण जो है वो आपका टाइप सिंथेसिस में किया जाता है। दूसरे की बात करें तो आपका आता है नंबर सिंथेसिस। नंबर में क्या है कि इसमें जोड़ों की संख्या ज्ञात की जाती है। इसको आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जितने भी मैकेनिज्म होंगे उसमें कितने जॉइंट होंगे, उसको जो है वो आपकी संख्या संश्लेषण यानी कि नंबर सिंथेसिस की सहायता से ज्ञात किया जाता है। और वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिखी है। देखिए, जब बात करते हैं नंबर सिंथेसिस की, तो इसके संश्लेषण के अंतर्गत प्रथम डिवीज़न में किसी निर्धारित प्रकार संश्लेषण के लिए कड़ियों के जो जॉइंट हैं उसकी संख्या का निर्धारण किया जाता है, जिसमें मैकेनिज्म की वांछित स्वतंत्रता यानी कि जो उसकी डिज़ायर फ्रीडम होती है, उसकी इनपुट मोशन की संख्या अथवा डिग्री ऑफ फ्रीडम प्राप्त होते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि नंबर सिंथेसिस में संश्लेषण की वांछित गति के लिए आवश्यक कड़ियों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो ये आपका जो है नंबर सिंथेसिस कहलाता है। थर्ड की बात करें तो आपका डायमेंशन सिंथेसिस आता है। इसमें क्या होता है कि इस संश्लेषण के अंतर्गत मैकेनिज्म के अंगों अथवा कड़ियों की विमाएं अथवा लंबाइयां, जैसे कोण वगैरह निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि जो आपके कड़ी के जो लंबाई होगी वो कितनी होनी है, उसकी डायमेंशन कैसे रखनी है, या उसमें कितना कोण देना है, उन सभी चीज़ों का निर्धारण जो है वो आपका विमीय संश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। तो आई होप ये तीनों टाइप्स आपके समझ में आए होंगे। ये 2016 और 18 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है यंत्र विन्यास में कड़ियों का वेग ज्ञात करने की विधियां कौन सी होती हैं, जिसको मैंने अभी पीछे आपको बताया। एक वेलोसिटी डायग्राम मेथड होती है, दूसरा आपका एनालिटिकल मेथड होती है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोस्ट चांस होता है कि आपका वेलोसिटी डायग्राम जो है कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, और इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की, तो यह यंत्र विन्यास आपके स्टीम इंजन होते हैं या जो आपके आईसी इंजन होते हैं, उसमें क्या करता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ए पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको फिक्स कर दिया जाता है, और जो आपका बी पार्ट है वो क्रैंक का काम करता है, यानी कि वो 360 डिग्री रोटेट करता है। जो आपकी कड़ी सी है वो ऑसिलेशन करती है, यानी कि आपका जो है दोलन करती है, जिसको हिंदी में कहते हैं। और डी वाली कड़ी क्या है, वो स्लाइडिंग करती है, कुछ इस प्रकार से सरक सकती है। तो इस प्रकार इसमें एक जो है स्लाइडिंग पेयर होता है और 3 टर्निंग पेयर होते हैं। इसका डायग्राम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपका अगला चैप्टर है आपका मशीनों की गति की।
इस चैप्टर का सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि मशीनों की गति होती क्या है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि मशीन में होने वाली जो गति है उसी के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स वगैरह लग रहे हैं। वो सारी चीज़ों का एनालिसिस जो है वो आपका डायनेमिक्स ऑफ मशीन के अंतर्गत किया जाता है। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसको आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी मशीन मैकेनिज्म का डिजाइन करते समय यह आवश्यक होता है कि इनपुट से आउटपुट को ट्रांसफर होने वाले बलों तथा मान की जो दिशा है उसका ज्ञान होना आवश्यक है और यह विधि मशीन अंगों के उचित साइज के निर्धारण में मदद करती है जो कि अंगों में यानी कि पार्ट्स में उत्पन्न होने वाले प्रतिबलों को वहन कर सकेगा। यानी कि जो आपका ये पूरा मैकेनिज्म होता है वो आपकी इनपुट से आउटपुट को ट्रांसफर होने वाले बलों और दिशा का मान के बारे में ज्ञान कराता है। यह विधि मशीनों के अंगों के उचित साइज के निर्धारण में भी मदद करती है जो कि अलग-अलग पार्ट्स के सहन करने वाले प्रतिबलों को वहन कर सके उस योग्य इसको बनाती है। तो ये सारी चीज़ें डायनामिक्स ऑफ मशीन के अंतर्गत आती हैं। यहाँ से आपकी 2 डेफिनेशन पूछी जाती है, एक स्थैतिक बल विश्लेषण क्या होता है और दूसरा गतिक बल विश्लेषण क्या होता है। ये आपकी डेफिनेशन कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछी गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको स्थैतिक बल विश्लेषण के बारे में बताते हैं कि स्थैतिक बल विश्लेषण क्या होता है। देखिए बात करें स्थैतिक बल विश्लेषण की तो यदि मशीन का कोई अंग त्वरित गति करता है, त्वरित का मतलब है कोई मशीन खड़ी है उसमें अचानक से गति उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम त्वरित गति कहते हैं। तो यदि मशीन का कोई अंग त्वरित गति करता है तब उसके द्रव्यमान के कारण उसमें एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब कोई मशीन रेस्ट की अवस्था में होती है और उसमें अचानक से जब मोशन को जनरेट कर दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान के कारण उसमें एक और एक्स्ट्रा बल उत्पन्न हो जाता है। पार्ट्स पर कार्य कर रहे बलों की तुलना में ये जो एक्स्ट्रा बल उत्पन्न हुआ है यदि इसका मान कम है तो इस प्रकार के विश्लेषण को स्थैतिक बल विश्लेषण कहा जाता है। और जब अंगों के द्रव्यमान के कारण उसका जो है जड़त्व भी गणना में शामिल कर लिया जाता है तो इसे ही हम गतिक बल विश्लेषण कहते हैं। शॉर्ट में इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कोई मशीन रेस्ट की अवस्था में और उसमें उसके द्रव्यमान के कारण जब उसमें फोर्स लगाया जाता है तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि इस बल को हम कंसीडर नहीं करते हैं तो उसे हम स्थैतिक बल विश्लेषण कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा बल उत्पन्न होता है यदि इसको हम गणना में शामिल कर लेते हैं तो ये आपका गतिक बल विश्लेषण कहलाता है, जिसको हम डायनेमिक्स फॉर एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ये डेफिनेशन आपकी शॉर्ट नोट में कई बार पूछी जा चुकी है। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है डी एलेम्बर्ट का नियम। अब डी एलेम्बर्ट का नियम क्या कहता है इसको समझ लीजिए कि जो आपका डी एलेम्बर्ट का नियम होता है वो लगभग न्यूटन का दूसरा नियम ही कह सकते हैं। सारी चीज़ें वही होती हैं। आपको चित्र में एक एम द्रव्यमान का एक पिंड दिखाया गया है जिसपे F1 F2 F3 F4 जो है अलग अलग दिशाओं से एक बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं। इन सभी बलों के बराबर एक परिणामी बल जो है वो F लग रहा है जो पिंड को ए त्वरण से गति की अवस्था प्रदान करता है। अब न्यूटन का यहाँ पर दूसरा नियम लगाते हैं और आपको न्यूटन का दूसरा नियम पता ही होगा कि बल बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस समीकरण को हम लिख सकते हैं कि F माइनस एम ए इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये इधर था इसको आप ट्रांसफर कर लेंगे तो F माइनस एम ए इक्वल्स टू जीरो के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि जो हमने आपको भी माइनस एम ए को बताया है वो एक प्रकार का बल है जो कि मान में तो बराबर होता है। जो F यहाँ पर फोर्स लगता है इसके मान में तो बराबर होता है लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो विपरीत होती है, इसीलिए इसको माइनस एम ए वहाँ पर ट्रांसफर करके लिखा गया है। F की क्रिया रेखा में कार्यरत इसको माना जा सकता है, यानी कि जो F की क्रिया रेखा में माइनस एम ए वाला बल है इसको कार्य करता हुआ माना जा सकता है कि दोनों की क्रिया रेखाएं लगभग एक ही हैं। ये दोनों बल मिलकर निकाय को संतुलन की अवस्था में बनाए रखते हैं। यानी कि जो आपका F फोर्स है और जो आपका माइनस एम ए वाला है ये दोनों चीज़ें क्या है कि इस पिंड को संतुलन की अवस्था में, बैलेंसिंग की अवस्था में बनाए रखती हैं। इस सिद्धांत को ही डी एलेम्बर्ट का नियम कहते हैं। इस बराबर तथा विपरीत परिणामी बल माइनस एम ए को ही जड़त्व बल कहते हैं, जिसको हम इनर्शिया फोर्स के नाम से जानते हैं। तो डी एलेम्बर्ट के नियम को कुछ आप इस प्रकार छोटी सी लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी पर लगने वाला परिणामी बल जड़त्व बल के साथ मिलकर पिंड को संतुलन की स्थिति में बनाए रखता है। यही नियम हमारा डी एलेम्बर्ट का नियम
कहलाता है। यह नियम एक गतिक समस्या को समान स्थैतिक समस्या में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जहाँ पर इंजन के में होने वाले जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में पश्चाग्रहित करने वाले जो भी अंग होते हैं, उनका वेग त्वरण का जो आरेख है वो कई बार पूछा जाता है, जिसमें आपका क्लींस कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ कराऊंगा तो काफ़ी लंबा है, ज़्यादा टाइम आपका जाएगा, तो क्लींस कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसको पढ़ के जाइएगा। मैक्सिमम टाइम आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें रिपीट होने वाला यहाँ पर टॉपिक है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है जायरोस्कोप, जिसको हम हिंदी में घूर्णाक्षदर्शी के नाम से जानते हैं। जायरोस्कोप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछा गया है। तो आइए आपको जायरोस्कोप के बारे में बताते हैं कि आखिर जायरोस्कोप क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं जायरोस्कोप की, तो जायरोस्कोप एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी वस्तु की कोणीय स्थिति यानी कि वो झुकाव को मापने के काम आती है। यानी कि जो आपका जायरोस्कोप होता है वो किसी भी बॉडी की जो झुकाव कोण है उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी क्रियाविधि कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी कि जो आपका जायरोस्कोप है वो कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, और इसका प्रयोग जहाँ जो आपकी मैग्नेटिक निडल सुई काम नहीं कर पाती है, वहाँ पर नेविगेशन सिस्टम के लिए जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ये चुंबकीय सुई की अपेक्षा अधिक सूक्ष्ममापी होती है, यानी कि ये जो है इसकी इफिशियंसी जो होती है वो अधिक होती है चुंबकीय सुई की तुलना में। तो आई होप जायरोस्कोप आपको समझ में आ गया होगा कि जायरोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल किसी वस्तु के जो कोणीय झुकाव होता है उसको मापने में करते हैं, और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। और जहाँ पर चुंबकीय सुई का जो नेविगेशन सिस्टम नहीं काम करता है, तो वहाँ पर हम नेविगेशन सिस्टम के लिए जायरोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके जायरोस्कोप की थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई कि जो जायरोस्कोप क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। अब इसका आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फिगर आप याद करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, ये आपसे बनाने को पूछता है। तो आपका जायरोस्कोप एक ऐसा स्पिन करता हुआ पहिया होता है अथवा मास होता है जो यूनिवर्सल प्रकार से की भांति माउंट किया जाता है कि केवल अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर स्थिर रखते हुए किसी भी दिशा में घूम सके या मुड़ सके। यानी कि जो आपका जायरोस्कोप एक स्पिन करता हो, स्पिन का मतलब है घूमता हुआ एक ऐसा पहिया होता है जो यूनिवर्सल प्रकार से माउंट होता है और उसको अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्सिस के चारों तरफ घूम सकता है या मुड़ सकता है। ये आपकी जायरोस्कोप की डेफिनेशन होती है। जायरोस्कोप गति के अंतर्गत कोई पिंड स्पिन करने के साथ साथ जो है वो कर्व्ड मोशन यानी कि वक्रीय गति भी करता है, इसके भी बारे में जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर जायरोस्कोप का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो सरलतम जायरोस्कोप एक घूमता हुआ अथवा स्पिन करता हुआ लट्टू होता है जो घूमने के साथ साथ वक्रीय गति भी करता है, और किसी मोड़ पर गति के अंतर्गत रेल इंजन, ट्रक के पहिए, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा साइकिल के पहिए, या आपके जो एरोप्लेन होते हैं या समुद्री जहाज होते हैं उनके प्रोपेलर या जायरोस्कोप आदि में जो है वो जायरोस्कोप सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर कोई चीज़ मुड़नी वगैरह होती है तो वहाँ पर जायरोस्कोप के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ परिस्थितियों में जायरोस्कोप के प्रभाव अवांछनीय होते हैं और जबकि अन्य में इसका प्रभाव लाभदायक बताया जाता है। यानी कि कुछ जगह आपका जायरोस्कोप का जो एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम आपका जो हर जगह ये आपका जो जायरोस्कोप का प्रिंसिपल है वो वर्क करता है, और इसका उपयोग अंतर महाद्वीपीय जो बैलिस्टिक आपकी मिसाइलें होती हैं या रेडियो कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको जायरोस्कोप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जायरोस्कोप का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपसे लक्षण पूछता है, इसके प्रभाव यानी कि इफेक्ट और इसका प्रिंसिपल के बारे में पूछता है। तो क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहिए को स्पिन कराने से जायरोस्कोप के एक्सेल की दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, भले ही फ्रेम के आधार को कितना ही मोड़ कर रखा जाए। यह लक्षण जायरोस्कोप जड़त्व के कारण ही
प्रदर्शित होता है। दूसरा पॉइंट आता है, अब पहिए को स्पिन करने की स्थिति में दो कंडीशन बनती है। पहला, जायरोस्कोप की क्षैतिज अक्ष के परितः बल लगाया जाए तो जायरोस्कोप ऊर्ध्व अक्ष के परितः घूम जाता है। यानी कि जायरोस्कोप के जब हम क्षैतिज अक्ष के परितः बल लगाते हैं तो आपका जो जायरोस्कोप है वो ऊर्ध्व अक्ष में घूम जाता है, और जब हम जायरोस्कोप के ऊर्ध्व अक्ष में बल लगाते हैं तो वह क्षैतिज अक्ष में घूम जाता है। उपरोक्त बल लगाने से जायरोस्कोप के क्षैतिज अक्ष अथवा ऊर्ध्व अक्ष के परितः घूम जाने को हम प्रशीषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जायरोस्कोप की गतियां वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, जिसको हम यहाँ पर, और आपका जो ये मैंने अभी पॉइंट बताए यही जायरोस्कोप के प्रिंसिपल सिद्धांत भी कहलाते हैं, और इन्हें ही जायरोस्कोप का जो है इफेक्ट यानी कि प्रभाव और लक्षण कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आपके जायरोस्कोप के लक्षण, प्रभाव और सिद्धांत को बताती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपका अगला पॉइंट आता है कि विभिन्न प्रकार के क्रैंक प्रयास आरेख खींचिए। 2014 में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्रैंक इफर्ट डायग्राम डिफरेंट इंजन। तो यह इसमें सबसे पहला आपका आता है द्विक्रिया भाप इंजन, यानी कि डबल एक्टिंग भाप इंजन यानी कि स्टीम इंजन क्या होता है इसको समझ लीजिए कि चित्र में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि इस इंजन का क्रैंक प्रयास या घुमाव गुण चित्र में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि क्रैंक के 0 डिग्री से लेकर 180 तक जो घुमाव घूर्ण है वो टी जो है 0 से धीरे धीरे बढ़ता है और फिर अधिकतम होकर घट जाता है। ठीक है, और फिर ऋण दिशा में होता हुआ 0 हो जाता है, और इसी प्रकार फिर थीटा 180 से 360 तक होता है। और आरेख में हम देख सकते हैं कि जो क्रैंक के विभिन्न कोण के लिए टी के जो भिन्न भिन्न मान है वो अंतः इंजन से एक समान घूर्ण प्राप्त नहीं करते, यानी कि जो इनका अलग अलग जो इनका इंटरनल मोमेंट होता है वो अलग अलग होता है। इसको आप फिगर्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि 0 डिग्री से होता हुआ मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम से होकर फिर यहाँ पर नीचे माइनस में होता है, और फिर मैक्सिमम फिर माइनस से कुछ इस प्रकार का इसका कर्व बनता है। नेक्स्ट बात करें कि सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन की, तो इसका क्रैंक प्रयास आपको नेक्स्ट चित्र में दिखाया गया है, जो क्रैंक के 2 चक्करों के लिए है, और इसमें क्रैंक के जो है भिन्न कोण जो है वो टी से भी भिन्न होते हैं, यानी कि उनके जो क्रैंक के कोण है वो टी से भी अलग अलग ये वाले पॉइंट से होते हैं, जिसको यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका इसका फिगर है 3.10 वाला। ये यहाँ पर देखिए डिफरेंट प्रकार के इसके एंगल वगैरह बताए गए हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है 3 सिलेंडर भाप इंजन। ये क्या होता है, इस इंजन का क्रैंक आरेख आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। तीनों सिलेंडर के आरेख अलग प्रकार की रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है ना, एक ये हो गया, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी आपकी ये डॉटेड वाली। तो 3 अलग प्रकार से रेखाओं से इसके आरेख को दिखाया गया है। इन सिलेंडरों के क्रैंक प्रयास हैं वो 120 डिग्री पर क्रैंक शाफ्ट से जुड़े होते हैं, और परिणामी आरेख आपको यहाँ पर परिणामी आरेख जो है वो यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि हम देखते हैं कि क्रैंक प्रयास या परिणामी घुमाव गुण पहले दोनों इंजनों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव होने वाला होता है, यानी कि पहले 2 इंजन की अपेक्षा जो है वो यहाँ पर कम उतार चढ़ाव होने वाला होता है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। सारी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ते हुए चलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऊर्जा का उच्चावन यानी कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले इसके बारे में देख लीजिए। यदि मशीन द्वारा सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक औसत जो घुमाव घूर्ण वो टीएम है, तब हम देखते हैं कि जब इंजन से प्राप्त घुमाव घूर्ण टीएम से कम होता है तो इंजन की गति घटती है, तथा जब घुमाव घूर्ण अधिक होता है तो इंजन की गति जो बढ़ती है। टीएम का मतलब होता है टर्निंग मोमेंट, जिसको हम घुमाव घूर्ण कहते हैं। इस घुमाव घूर्ण के एक समान न होने के कारण इंजन की गति भी कभी घटती है कभी बढ़ती है, यानी कि जब इंजन में टर्निंग मोमेंट समान नहीं होता है तो उस कंडीशन में कभी कभी इंजन की गति बढ़ भी जाती है या कभी कभी इंजन की गति घट भी जाती है, जिसे गति का उतार चढ़ाव यानी कि फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहा जाता है। इसी प्रकार टर्निंग मोमेंट और एनर्जी की कम तथा अधिक प्राप्ति को घुमाव घूर्ण या
ऊर्जा का उच्चावन कहते हैं, यानी कि जब आपका टर्निंग मोमेंट या एनर्जी कम होती है या ज़्यादा होती है तो उसे हम फ्लक्चुएशन ऑफ टर्निंग मोमेंट और एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए कि एक चक्र में यानी कि एक साइकिल में चाल के अधिकतम उच्चावन एवं औसत चाल के अनुपात को जो है वो चाल का उच्चावन गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहते हैं। यानी कि गति का अधिकतम जो फ्लक्चुएशन होता है और जो आपकी एवरेज गति होती है, जब इनका हम रेशियो निकालते हैं तो उसे ही हम कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहते हैं, जिसका फार्मूला आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो इसको भी आप इसी प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि ऊर्जा के अधिकतम फ्लक्चुएशन एवं पर साइकिल के रेशियो को ही ऊर्जा का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा का गुणांक कहते हैं। इस प्रकार यदि आपकी ऊर्जा का उच्चावन गुणांक ई है तो इसको आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं कि ऊर्जा के अधिकतम फ्लक्चुएशन और वर्क पर साइकिल का जो रेशियो होता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका ये पूछा जाता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम। टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या है इसको भी समझ लीजिए कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम या जिसको हम घुमाव घूर्ण आरेख कहते हैं वो क्या होता है। बात करें आपके टर्निंग मोमेंट डायग्राम की, तो एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम जिसे क्रैंक प्रयास आरेख भी कहा जाता है, क्रैंक की विभिन्न स्थितियों में जो आपका टर्निंग मोमेंट होता है तथा क्रैंक प्रयास का ग्राफीय रूप होता है। यानी कि जो आपका घुमाव घूर्ण आरेख होता है जिसे हम क्रैंक प्रयास आरेख भी कहते हैं, और क्रैंक के विभिन्न स्थितियों में घुमाव घूर्ण तथा क्रैंक प्रयासों का ग्राफीय रूप होता है। ठीक है, इस आरेख में क्रैंक को एक्स एक्सिस पर दिखाया जाता है, यानी कि इस एक्सिस पर आपका क्रैंक आता है और वाई एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस पर आपका जो है क्रैंक कोण आता है, और वाई एक्सिस जो होती है यहाँ पर आपका क्रैंक प्रयास वाई आता है। अब यहाँ पर एक जो है क्रैंक इफर डायग्राम ऑफ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़कर भी समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि एकल सिलेंडर यानी कि सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन का एक क्रैंक शाफ्ट 2 चक्करों में पूरा होता है। ठीक है, तथा एक ही बार शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि जो आपका क्रैंक शाफ्ट है, जो आपका क्रैंक प्रयास है वो 2 चक्कर घूमता है तो एक स्ट्रोक जो है वो शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, इस क्रैंक का जो क्रैंक प्रयास आरेख है वो चित्र में यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। हम इस चित्र में देख सकते हैं कि क्रैंक का घुमाव घूर्ण जो है घुमाव कोण 180 डिग्री तथा घुमाव घूर्ण का मान जो है वो सक्शन स्ट्रोक में शून्य से ऋणात्मक होता हुआ शून्य हो जाता है। यानी कि जब 180 होता है फिर सक्शन स्ट्रोक होता है, देन उसके बाद वो जो माइनस में होता हुआ शून्य हो जाता है। फिर उसके बाद घुमाव कोण जो है 180 से 360 डिग्री तक जो है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक में जो आपका घुमाव घूर्ण है उसका मान शून्य से जो है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है, और मान धीरे धीरे बढ़ता हुआ अधिकतम होकर फिर घटता हुआ पुनः शून्य हो जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर मान धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद एक पीक स्थिति आती है, उसके बाद ये मान फिर धीरे धीरे घटता हुआ चला जाता है। तो इस आरेख को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है। नेक्स्ट पे बात करें तो ये आपका जो है चैप्टर 3 पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जहां पर आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जो मैराथन क्लास है उसको आप प्रॉपर देख पाएँ, मिस ना कर पाएँ। तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही मैं आपके लिए मैराथन क्लास लाऊंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अभी 10 से 15 मिनट के बाद दे दी जाएगी। वहां से जाकर आप इसकी जो है पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।